Hello students, back to Tantra Sir Physics classes. And presently I am delivering lectures on rotational dynamics. कुछ लेक्चर मैंने इस पर दिए हैं जो YouTube पर अपलोडेड है. सेंटर ऑफ मास निकाला मैंने बहुत सारे केसेस में, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी निकाला. कुछ डिफरेंट बॉडीज़ का, रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर में ही होता है, और 2 बॉडी सिस्टम का भी निकाला. वो आप देख सकते हैं. 3 बॉडियों का, 4 बॉडियों का एक फार्मूला अच्छी तरह से मैंने आपको डेवलप करके दिया है. ठीक, आज का लेक्चर इस पर है कि और जब मैंने रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. उसमें मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, फिर एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया, देन एंगुलर एक्सेलरेशन, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बताए. तो वहाँ से आकर के देन आई डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टी बॉडी सिस्टम. तो आज 4th लेक्चर है, और 4th लेक्चर में ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर 2-4 बॉडीज़ हैं, उनका आप सेंटर ऑफ मास आपने निकाला, कहीं जाकर के पोजीशन होगा वो, और अगर बॉडीज़ मूव कर रहे हैं तो यह सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह रहेगा नहीं, वो भी मूव करेगा. हमें देखना है कि इस सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी होगा. और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है वो बहुत सारी चीज़, वो इंडिविजुअल मासेस जो है उनका मास क्या है, व्हाट आर द इंडिविजुअल मासेस देयर अराउंड ऑफ विच दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और फिर उन इंडिविजुअल बॉडीज़ का क्या वेलोसिटी है. So finally we are interested in finding the velocity of the center of mass of a system of bodies. तो ठीक है, ओके, स्टार्ट. आई विल स्टार्ट विद दिस. अगर मेरे पास ये है, फिर से मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनाऊंगा, एक्स वाई जी. ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है. चलो 3 पार्टिकल रिप्रेजेंटेटिव है. इफ समथिंग इज गुड फॉर 3 पार्टिकल्स, इट मे बी गुड फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. चलो 2 पार्टिकल में से 3 पार्टिकल लिए, और 3 पार्टिकल के लिए हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है. तो ये पार्टिकल जो है, सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और इनका लोकेशन जो है दैट इज r1 वेक्टर हियर फ्रॉम ओरिजिन. इसका r2 है, इसका r3 है, एंड देयर मे बी एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इनफैक्ट ये जो पार्टिकल्स है, दे आर नॉट ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दे आर इन स्पेस. क्योंकि r वेक्टर r1 है ना, इसकी इट इज पोजीशन वेक्टर, इट इज कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशंस x, y एंड z. सो r1 इज इक्वल टू ix1 प्लस ijy1 प्लस kz1. ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. यानी कि अगर यहाँ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स है तो उसको r1 के साथ रिलेशनशिप है, how much away it is directly from the origin. अच्छा, तो अगर मैं कहूँगा इन 3 पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आपका आंसर ये होगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास M1 M2 प्लस M3 टोटल मास. लेकिन अगर सपोज ये पार्टिकल्स जो है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी v3 है सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट किया, ये जब फिक्स्ड थे और ये पार्टिकल अब मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो अब फिक्स रहेगा नहीं, वो भी मूव करेगा. और माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनके इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड v3. द आंसर इज, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, drcm by dt, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये m तो 1/m ही रहेगा, m1 ऐसे ही, और r1 का डिफरेंशिएशन dr1 by dt प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन m2 dr2 by dt प्लस सो ऑन ऐसे. ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, राइट. तो ये तो हो गया m1, और ये जो dr
1 by dt, that is v1. The rate at which this radius vector changes, the rate r1 जिस रेट से चेंज कर रहा है वही तो वेलोसिटी है. जिस रेट से x चेंज होता है वो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन है. जिस रेट से y चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन है. जिस रेट से z कंपोनेंट चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी इन द z डायरेक्शन है. जिस रेट से ये r1 वेक्टर चेंज होता है, दैट इज वेलोसिटी, फुल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी. तो ये है m1 v1 वेक्टर, इट इज प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास, ये वाला आंसर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, एक स्पेस पॉइंट है, कोई पार्टिकल नहीं है, उसका ये वेलोसिटी है. और वो वेलोसिटी है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m. यानी कि वो हर एक पार्टिकल के मास और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. मतलब हर एक पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन देता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को. वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ मास ऑनली ना, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mv. ये प्रोडक्ट mv का प्रोडक्ट, या हर एक अपना अपना mv का प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बनाता है. ठीक, लेकिन इसे हमें और भी चीज़ें पता चलेंगे. हाँ, VCM देखिए बहुत सारी चीज़ें, m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे कुछ डिवाइड बाय m. पार्टिकल्स ये है, पार्टिकल्स वेलोसिटी इनका बाज़ाब्ता डिफरेंट है. ठीक, और ये सिस्टम मैंने लिया, और सेंटर ऑफ मास कहाँ, कहीं ये है, और सेंटर ऑफ मास का भी ये वेलोसिटी लिया आपने VCM. इनका वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है. इक्वेशन को देख करके क्या समझ आता है आपको? देखो, मैंने हमेशा आपको कहा जब इक्वेशन देखो तो उसका थ्रेडबेयर एनालिसिस करो, उसका पोस्टमार्टम करो, थ्रेडबेयर एनालिसिस उसका करो, देखो अंदर बाहर से उसका क्या, व्हाट डज इट टेल यू. ये मुझे बता रहा है कि यह है मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल mv1, it may be momentum of the third particle, को sum of the moment of all the particles. यहाँ से sum of the moment of all the particles. अगर मैं m यहाँ ले जाऊँ, VCM मतलब mass of the whole system, जो सिस्टम हमने कंसिडर किया है जिसमें 4-5 पार्टिकल हो या 10 पार्टिकल हो, इसको हमने एक सिस्टम बनाया है. इस सिस्टम को जब मैंने बनाया है और इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम ये वाला m1 v1 m2 v2, ये m1 v1 इसका मोमेंटम प्लस m2 v2 इसका मोमेंटम प्लस m3 v3 तीसरे का मोमेंटम प्लस सो ऑन, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑन द राइट साइड. इसका मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द राइट साइड जो है दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. ये देखो कितना आसान हो गया. इसका मतलब या तो अलग अलग मोमेंट आप ले लो, उनका वेक्टर सम ले लो. ये देखो अलग अलग मोमेंट लिया और उसका वेक्टर सम. वेक्टर सम इज यू हैव टू फाइंड वेक्टर सम. ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जमा करो, ऐड करो, वेक्टर सम लेना पड़ेगा. इनका सब वेक्टर सम. ठीक, या और एक काम करो, टोटल मास अगर आपको पता है और मल्टीप्लाई करो बाय द सेंटर ऑफ मास, दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट. हैव अ लुक, m VCM is equal to P. Either find all the momenta and add them out through vectors, or find the center of mass velocity multiplied by the total mass, find the momentum of the whole system. It works. So it is a very useful formula. अब याद रखो, अभी आगे जाकर के प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम में हम ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे. आप कहेंगे ये कहाँ से आया, ये लेक्चर तो आप देखोगे नहीं और करोगे वो प्रॉब्लम्स. वहाँ मैं कहूँगा दिस इज अ सिस्टम and the system center of mass of the system moves with a velocity of 100 meters per second, and mass of the whole system is, individual masses are this, and therefore the moment of the whole system will be that total mass into center of mass velocity. आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? इसलिए कोई भी चीज़ कर लो उसको सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लो. या तो सारे मोमेंट हर एक पार्टिकल का निकाल कर वेक्टर सम निकालो, उसे आसान है. टोटल मास तो पता है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला तो इट फिनिश. अच्छा, दिस इज वन पार्ट.
कम से कम आपको मिला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 divided by whole mass of the whole system. अच्छा, now third point, what is how to find the acceleration of the center of mass. अगर मेरे पास 4 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है, या एक ही रिजिड बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है वो मैंने बताया भी है. फोर्स दे दो तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स बाय m. दैट्स ऑलरेडी डन. उसी से मैंने सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया. यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, लेकिन इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका एक्सेलरेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स बाय मास. सो वी डिफाइन सेंटर ऑफ मास बाय दैट डेफिनेशन. इसलिए अगर आप फोर्स देंगे सिस्टम पर, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट यू नो. लेकिन देखो ऐसे कुछ, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, ये देखो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, मास m1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, मास m2 है, और इसका एक्सेलरेशन a3 का एक्सेलरेशन है, और ये है सिस्टम. आपने तीनों मास को सिस्टम लिया और टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अगर इनका मैं सेंटर ऑफ मास कहीं निकालूं, कहीं पर होगा, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स? आपने पहले मुझे बताया सिस्टम क्या लिया आपने? एक पार्टिकल नो, आपने 3 पार्टिकल का सिस्टम लिया. ठीक है ना? अच्छा, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ऑल्दो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिया मैंने, उसको डिफरेंशिएट करने से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा. लेकिन चलो कर देता हूँ, वो भी कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए कहाँ से क्या आता है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m. अभी निकाला है टोटल मास. अब मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, dvcm बाई dt, और अब इसका डिफरेंशिएशन, नीचे तो m है, 1 बाई m तो पहले ही है ये वाला, तो इसको करो डिफरेंशिएशन. ये तो m1 हुआ, इसका डिफरेंशिएशन dv1 बाई dt प्लस ये m2 हुआ, इसका डिफरेंशिएशन dv2 बाई dt प्लस सो ऑन करके क्लोज कर दो. अब ये जो है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाई m, इट इज m1 dv1 बाई dt. dv1 बाई dt इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन वो तो a1 होगा. आफ्टर ऑल यू सी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो इट इज a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन. तो आपका मिला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिला आपको, जरा बताइए. शाबाश. इट इज m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m. तो ये मैंने 3-4 मासेस यहाँ लिए थे. एक मास m1, दूसरा मास m2, तीसरा मास m3. चलो 4 मासेस लिए थे m4, a1, a2, a3 एंड a4. 4 पार्टिकल्स है, 4 डिफरेंट एक्सेलरेशंस. बताइए m1 a1 क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा. टेल मी व्हाट इज m1 a1? m1 a1 व्हाट इज दैट? बताइए जरा. शाबाश. व्हाट इज m1 a1? Any student having a basic knowledge of Newton's law कहेगा m1 a1 is force on m1. m2 a2 वो कहेगा it is force on a2. m2 m3 v3 कहेगा इस पर फोर्स है m3. ठीक. तो ACM इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m. तो मतलब साफ हुआ ACM इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द सिस्टम.
Already told you. Net force on the system. Net force on the system, total force divided by m. Finished. ये फॉर्मूला याद रखो एक्सेलरेशन के लिए. और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, दैट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम बाय m. अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप जवाब तो गलत ही देंगे, मुझे पता है. चलो ठीक है. लेट मी सी व्हाट इज योर आंसर. ये एक सिस्टम है, ये 3 मासेस इन सिस्टम के. ठीक, सिस्टम के 3 मासेस है, राइट. तो मैंने इस पर फोर्स दिया F. चलो F1 या F दिया फोर्स. कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. इसके जो सेंटर ऑफ मास उसका एक्सेलरेशन क्या है? शाबाश. कोई स्टूडेंट कहेगा, मतलब अपनी इन ओन फ्रेंजी, सर आपने फोर्स तो m1 पर दिया है, तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, उसका क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं, ये जो मास है ये इसी फैमिली का है ना. ये जब तक ये फैमिली है, इस m2 और m3 ने इसको फैमिली मेंबर माना है, जो इस पर फोर्स होगा वो सारे सिस्टम पर फोर्स है. बिकॉज m1 जो है इट इज द फैमिली मेंबर. ये एक घर में 10 लोग हैं, अगर किसी एक पर भी कोई आंच आती है तो सब परेशान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ले लो इससे. ये फैमिली का मेंबर है, इस पर फोर्स आया, समझो ये फोर्स सिस्टम पर है. तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, इस पर ही सही, दैट इज F डिवाइड बाय व्हाट, m1, नो, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. तो यहां पर ये जो F है, इट इज फोर्स ऑन m1, नो डाउट. फिर तो m1 ही हुआ. लेकिन अगर आप इसको सिस्टम का हिस्सा समझते हैं, इसको ये सिस्टम समझते हैं आप, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज F, force on the mass m1 or all the whole system, because m1 is a part of the system. So m1 plus m2 plus m3. हाँ, अगर मैं कहूंगा what is a1, तो उसका क्या कहेंगे आप? शाबाश, आप उसका कह सकते हो it is f by m1. अगर मैं आपको कहूंगा what is a2, इसका एक्सेलरेशन, आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि it is 0, क्योंकि इस पर फोर्स नहीं है. अगर मैं कहूंगा what is a3, तो आप कहेंगे 0. ठीक है, जरा अब उस फॉर्मूला से निकालो जो फॉर्मूला दिया है. अभी निकाला हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्टली निकाला, क्योंकि दिस इज द फोर्स ऑन द सिस्टम. इट इज ऑन द ओनली सम मेंबर ऑफ द सिस्टम, बट मेंबर इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. चलो ए से हम निकालो. m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइड बाय टोटल मास ACM. बताइए what is m1, that is m1. what is the acceleration a1, what is the acceleration a1, F by m1. what is m2 a2 is 0 plus 0 divided by m1 plus m2 plus m3. खत्म. वहां भी मिला आपको F by m1 plus m2 plus f3, वहां से भी यही निकला. फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यही निकला. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय सम ऑफ द मास इज द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन. ठीक, इसको अच्छी तरह से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है. अब जरा यहां जरा देखो, गौर से ये देखो ये इक्वेशन, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा कि एवरी टाइम यू प्लीज हैव अ थ्रेडबेयर एनालिसिस ऑफ द इक्वेशंस. Equations are talking to you. Equations are they convey meaning. They convey some meaning. They are speaking to you. You should have a threadbare analysis of the things. You check, recheck the equation, apply the equation, do many things with the equation. What does this equation tell you? ये मैं बताता हूं. ये इक्वेशन क्या कह रही है? ACM is equal to F by m, total mass. Means अगर ये external force 0 है, it is external force. Although I don't write it, it is external force on the system. Then acceleration of the center of mass is 0. Means इसका मतलब क्या हुआ?
शाबाश। अगर ये 0 है तो ये 0 है तो हो गया ये 0। अगर ये 0 है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सिस्टम जो है या ये रेस्ट में है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? या सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। दोनों चीजें चलेंगी। Either the center of mass is at rest or it moves with constant velocity, as you must be knowing. क्या अगर आपने कुछ बॉडीज लिए और उन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है, समझो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास या तो एक ही जगह है या मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड रेस्ट ऑफ द सेम। इंटरनल फोर्सेस विल नॉट काउंट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इंटरनल फोर्स विल नॉट वर्क। लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल वो आपको समझना होगा आप सिस्टम क्या ले रहे हैं। जो सिस्टम लिया, बना दिया एक सिस्टम, तो उसके अंदर फोर्सेस इंटरनल, जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी के लिए इंटरनल फोर्सेस किसी दूसरे के लिए एक्सटर्नल होता है। जहां मैं आपको समझाता, सपोज ये मासेस है, मैंने ये स्फीयर डाल दिया, तो ये सारे मास सिस्टम मैंने बना दिए। कोई कहेगा नहीं मैं ये सिस्टम लूंगा, यही 3 मास ले सकता है, उसका क्या? यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ बॉडीज एज दिस सिस्टम। इट इज यू हु डिसाइड व्हाट इज दिस सिस्टम। देयरफॉर इट इज यू हु डिसाइड व्हाट आर द इंटरनल फोर्सेस। देयरफॉर इट इज यू हु डिसाइड व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 4th पॉइंट। चलो मैं और एक चीज बताता हूं आपको। ये 2 बॉडीज है, इट इज M1, इट इज M2। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों मैसिव बॉडीज है, और इसने इसको अट्रैक्ट यूं किया F से, और इसने इसको यूं अट्रैक्ट किया F से। अट्रैक्टिव फोर्स है। मुझे बताइए इनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है। सपोज इन 2 का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, तो बताइए जब ये मूव करेगा इस फोर्स की वजह से टू द राइट, ये भी मूव करेगा टू द लेफ्ट विद एक्सेलरेशन, इसका भी होगा एक्सेलरेशन, इसका भी होगा एक्सेलरेशन। मुझे बताइए इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा फिजिक्स समझ आया है, आप कहेंगे सर आपने तो डिब्बा बनाया बड़ा और ये दोनों मास उस डिब्बे के अंदर चले गए, और मैं जब फोर्सेस की तरफ देखता हूँ इस डिब्बे के अंदर, वो तो इक्वल एंड अपोजिट है, वो तो इंटरनल हो गए, वो तो इस डिब्बे के अंदर दोनों आ गए, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस है, तो एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, व्हेन F external is 0, what is the acceleration of center of mass? 0 by total mass m. External force bit that is 0. That means the center of mass acceleration is 0. इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। फिलहाल अगर पहले रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, तो वो यहाँ पर कोलाइड करेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ही जगह रहेगा। ये 2 बॉडीज है, यूं 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 आकर के सेंटर ऑफ मास पर ये कोलाइड करेंगे, लेकिन ये देखो सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर, सेम वे, समवेयर एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। That means जो सेंटर ऑफ मास है that is at rest because the force are internal, there is no external force. अब कोई कहेगा देखो मैं क्यों इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करूंगा, ये 2 मासेस है M1 और ये मास M2 है, इस पर फोर्स F है। क्या ये फोर्स F एक्सटर्नल है? क्या है ये एक्सटर्नल? हाँ, अगर ये सिस्टम लेंगे इस पर तो हो गया फोर्स एक्सटर्नल। अगर ये सिस्टम M2 ही एक ही मास ऑफ सिस्टम लोगे तो इसका तो है, इस पर तो एक्सटर्नल फोर्स है। कोई कहेगा नहीं मैं M1 को सिस्टम लूंगा, मैं कहूंगा यार अगर M1 सिस्टम ले रहे हो तो फिर उस पर फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। वो कहेगा क्या इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा? मैं कहूंगा हाँ होगा, जरूर होगा, क्योंकि इस पर फोर्स है। कोई इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इन दोनों का सिस्टम, 2 बॉडीज सिस्टम, उनका जहां सेंटर ऑफ मास होगा वो एक ही जगह रहेगा, उसका वेलोसिटी 0 रहेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। ये 0 इसलिए है, पहले ही 0 पर था। ऐसा मत समझो कि एक्सेलरेशन 0 से वेलोसिटी भी 0 हमेशा होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन अगर पहले वेलोसिटी 0 है तो फिर रहेगा ही 0 पर। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल की बात बहुत बड़ी होती है। देखो, यू कैन टेक ए सिस्टम ऑफ बॉडीज विच यू कैन टेक एज ए सिस्टम, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं, ये जो अंदर आपने बॉडीज रखे, मैं एक एक बॉडी को अलग अलग सिस्टम रखूंगा, तो ही कैन डू इट, ही और शी कैन डू इट। मैंने कहा ना कि अगर इस बॉडी को आप एक बॉडी समझो, एक सिस्टम समझो, तो इस पर फोर्स है, तो इसका होगा एक्सेलरेशन, तो इसका भी होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। लेकिन दोनों बॉडीज को अगर सिस्टम लोगे तो दोनों फोर्स अंदर चले गए, तो बाहर से कोई फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसके मतलब सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। अच्छा, मैं क्यों ना एक एग्जांपल दूं, अर्थ सन का एग्जांपल देता हूं। ये सन है और ये अर्थ है, कहां इन दोनों का सेंटर ऑफ मास? अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे हम सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ घूमता है सन के इर्द गिर्द, ऐसा नहीं कि यह अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है। Why should this earth be revolving around the sun? What for? No. बेसिकली क्या है, ये अर्थ जो है उसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास सन के नज़दीक होता है, वो इतना सन के नज़दीक होता है कि वो सन के अंदर ही है। तो अच्छा, चलो मैं बाहर निकालता हूँ उसको थोड़ा सा, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए। ये अर्थ ये सेंटर ऑफ मास है ऑफ अर्थ एंड द सन। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास, और ये सन भी सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमता है। सो बोथ मूव अबाउट द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास सन के अंदर ही होता है, तो सन के लिए स्पिन मोशन हो जाता है और अर्थ के लिए बड़ा ऑर्बिटल मोशन हो जाता है। वरना बोथ ऑफ देम मूव अराउंड। जैसे आपने, इफ यू हैव हर्ड अबाउट ट्विन स्टार्स, अब ये नहीं कहना कि मैं कह रहा हूं कि अर्थ डज नॉट रोटेट अराउंड द सन। नो, आई डू से दैट। मगर बेसिकली ये जो अर्थ है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड द सन। तो वो सेंटर ऑफ मास सन के इतने नज़दीक होता है, वो सन के अंदर ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि सन के सेंटर में है, नहीं, सन के नज़दीक होता है। फ्रॉम अर्थ टू द सन देयर इज अ लाइन, वो उसी लाइन पर होता है सेंटर ऑफ मास, मगर सन के अंदर। इसलिए अर्थ के लिए वो ऑर्बिटल मोशन है और सन के लिए वो स्पिनिंग मोशन कुछ होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज सन का एक्सेलरेशन कम होगा। तो अब जब अर्थ यहां पर है, अब देखिए, और ये सन आएगा इधर, तो फिर से सेंटर ऑफ मास इधर, सन आएगा इधर और अर्थ आएगा इधर, तो फिर से सेंटर ऑफ मास वही। तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाई? बिकॉज अर्थ पर यह फोर्स है, सन पर भी फोर्स है। तो सन और अर्थ का जो सिस्टम है, देयर इज नो नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज दीज टू फोर्स आर इंटरनल फॉर द अर्थ एंड द सन सिस्टम। फॉर अर्थ एंड सन सिस्टम, for earth and sun system, the two forces, force on the earth and force on the sun, they are internal forces. Therefore their center of mass should be at rest, and it is definitely approximately at rest. It may be moving because of the other gaseous bodies, because of the other siliceous bodies. It may be moving due to some other reasons, मगर यहाँ पर ये fixed है। Okay, sixth point. चलो हम एक और चीज़ दिखाते हैं, हैव ए लुक। चलो इजी चीज़ कर दे ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़ जाए इसमें। ये एक्स है, ये वाई है, और ये पार्टिकल वेलोसिटी वी, मास एम, ये पार्टिकल मास एम, वेलोसिटी वी। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ही होगा, और पार्टिकल ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, और अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यूँ यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है। ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ, फिर आगे आगे, क्योंकि बोथ द बॉडीज आर मूविंग। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड व्हाट इज द एंगल दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेक्स विद द एक्स एक्सिस थीटा। ये है क्वेश्चन। सोचो जरा, कर लो अच्छी तरह से, कॉपी करो। ठीक, ओके, राइट डाउन द फॉर्मूला m1v1, मगर डोंट फॉरगेट दिस एरो, plus m2v2, don't forget the arrow, and total mass।
चलो VCM, it is m mass this, velocity v, मगर v arrow I direction plus m v j direction divided by 2m, total mass m gets cancelled, VCM equal to v common I plus j divided by 2, magnitude of velocity, center of mass velocity, v by 2 तो पहले ही, ऐसे ही मैग्नीट्यूड तो वो पूरा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज v रूट 2, v रूट 2 क्योंकि ऊपर 2 होगा, नहीं v बाई रूट 2, सॉरी, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, यानी कि इस मैथमेटिकल पॉइंट का वेलोसिटी, ये कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये पॉइंट मूव कर रहा है, क्योंकि पहले इन दो का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ये था, फिर ये है, फिर आगे ये, तो उसको भी वेलोसिटी मिलता है, और वो है v बाई 2, ये हो गया रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 ऊपर 2 नीचे, और नीचे बचेगा रूट 2 रैशनलाइज करके। अब थीटा क्या है, tan इनवर्स व्हाट बाय व्हाट, तो इसका तो कंट्रीब्यूशन है नहीं डेरिवेशन एंगल में, इसका कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट 1, I का कोएफिशिएंट 1 हो गया tan इनवर्स 1, दिस इज द एंगल इट मेक्स विद द x एक्सिस 1 by 1, तो इट इज 45 डिग्रीज, इज 45 डिग्रीज, ठीक, दिस इज वन पार्ट। ओके, लेट मी गो टू द सेवंथ पॉइंट, लेट मी डू समथिंग, यू सी, चलो और एक चीज करते हैं, प्रैक्टिस के हिसाब से, वाई लेट यू हैव ए प्रैक्टिस ए लिटिल बिट ऑफ दिस, ये z डायरेक्शन है, और ये है पार्टिकल मास 2m करके विद वेलोसिटी ओके v, ये है पार्टिकल मास m करके विद वेलोसिटी 2v, ये पार्टिकल मास करके m चलो 4m कर दो, लेकिन वेलोसिटी कितना देंगे आप, वेलोसिटी v बाई 2, ये z डायरेक्शन में है, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। चलो इजी क्वेश्चन है, कर लो। ये पार्टिकल एक x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा y डायरेक्शन में, तीसरा z डायरेक्शन में, और इनका सेंटर ऑफ मास भी कहीं होगा, भाग रहा होगा वो भी, और मुझे उस भागते हुए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि तीनों पार्टिकल भाग रहे हैं। तो इसमें VCM, तो इट इज ओके m, ये वाला m 2m इनटू इट इज वेलोसिटी दैट इज VI। अब मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू किया, पहले मैं फॉर्मूला लिखने के बाद सबस्टिट्यूशन करता था, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, that you should also be able to do, mass into velocity plus ये m into 2vj plus 4m v by 2 z okay k z direction divide by all masses, 4 2 6 और 7 7m, तो VCM किसके बराबर, ये हो गया m हर जगह खत्म होगा क्योंकि ऊपर से m कॉमन निकाल कर इसके साथ खत्म होगा, इट इज 2v एंड 2v, इट इज 2v कॉमन I प्लस j प्लस k डिवाइड बाई 7। ये देखो, ये है 2v, ये भी हुआ 2v और ये भी हुआ 2v, 2v मैंने कॉमन निकाला, अंदर रहा I प्लस j प्लस k, और व्हाट इज मैग्नीट्यूड VCM, वो है मैग्नीट्यूड, क्या लिखोगे 2v/7, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है, ये वाला, ये कांस्टेंट आगे जाकर के मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है, और अब निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 3, दैट इज 2√3v डिवाइड बाई 7। डायरेक्शन निकालना है तो वो यहाँ से डायरेक्शन निकलेगा, I J और K से डायरेक्शन निकलेगा। I J K का डायरेक्शन अगर निकालना है तो वो डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे निकालना। अगर आपके पास कोई वेक्टर है
और वो I प्लस J प्लस K है। पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए यहां पर ही, वो √3 हो गया, क्योंकि मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। 2v/7 वो तो मैग्नीट्यूड, वो तो डायरेक्शन देगा नहीं, तो डायरेक्शन का फैसला I प्लस J प्लस K करेगा, और यह है मैग्नीट्यूड। तो अब बताइए, क्योंकि ये स्पेस वेक्टर है, इट मेक्स एंगल विद द x एक्सिस, इट मेक्स एंगल विद द y एक्सिस, इट ऑल्सो मेक्स एंगल विद द z एक्सिस। तो व्हाट इज द एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस? cos इनवर्स, ऐसे लिखो, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा। x का कंपोनेंट यहां पर, दैट इज 1 बाय ये √3। बीटा एंगल ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। बीटा द एंगल इट मेक्स विद y एक्सिस, cos इनवर्स सेम, इसका कोएफिशिएंट 1 बाय यही √3। गामा एंगल इट मेक्स विद z एक्सिस, cos इनवर्स यही 1, इसका कोएफिशिएंट बाय √3। ये टेक्निक है, आपको पता होना चाहिए। वी फाइंड दीज डायरेक्शंस ऑफ द स्पेस वेक्टर in terms of alpha, beta, gamma, because for space vector you need 3 angles to define. Angle it makes with the x-axis, angle it makes with the y-axis, and angle it makes with the z-axis. That defines the direction of a space vector. Now I will do one more important thing, that is, if I want to find the momentum of the system, दो ही पार्टिकल लूंगा मैं, but that will work for the any number of particles. What I will do, a very important concept I will teach you. I will take the momentum of the system. I will find what? Momentum of the system I will find. आप कहेंगे momentum of the system find करने के वो क्या बात हुई? वो तो momentum of the system हमें पता है, वो कोई बात ही नहीं है। But now I want to find momentum of the system in the center of mass system. सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके मैं सिस्टम का मोमेंटम फाइंड करूंगा। इट विल बी अ गुड थिंग टू डू एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखिए 7th पॉइंट, ये दो मासेस है m1 और m2। ये ठीक बात है कि आपको आप समझिए आएगा, ठीक है। आप कहेंगे दो मासेस है, मैं कहूँगा वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा इधर। मैं कहूँगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आप कहेंगे इन दो का वेलोसिटी ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा सपोज इट इज वेलोसिटी इज u1 एंड इट इज वेलोसिटी इज u2, अब तो होगा ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब आप कहेंगे ठीक होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। ऑल्दो आई प्रूव इट फॉर ए सिंपल केस, बट इट विल बी ए जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट। वंस इट इज ए जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, pick up the concept and keep in your mind, and it will solve hundreds of objectives and problems for you. What I am doing? First I will find in a very humble way what is the velocity of the center of mass. आगे जाकर बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। Velocity of center of mass, इस पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे होगा, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, उसका वेलोसिटी चाहिए। आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इजी है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। दिस इज योर आंसर एज यू ऑलरेडी नो। ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप इस सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके अगर आप यहां ऑब्जर्वर हो, मुझे बताइए इस ऑब्जर्वर को इसका वेलोसिटी क्या लगेगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द m2 मास विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास सिस्टम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल 2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। आप कहेंगे आपने u2 क्यों नहीं लिखा, u2 तो है पार्टिकल का वेलोसिटी, मगर आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 नॉट फॉर ए पर्सन हियर। यहां जो पर्सन है वो कहेगा वेलोसिटी इसका u2 है, और इसी पर्सन से पूछूंगा तो वो कहेगा यहाँ वेलोसिटी u1 है। लेकिन अब मैं इससे पूछता हूँ, इस सेंटर ऑफ मास सिस्टम पर जो बैठा है, बैठेगा कैसे? सेंटर ऑफ मास सिस्टम पर कहाँ बैठेगा? दैट मीन्स अ पर्सन इज मूविंग विद द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। व्हेन ही इज मूविंग विद द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिम। वो सेंटर ऑफ मास को अपने पास
रखा हुआ है, अपने पास बिठाया हुआ है या अपने जेब में रखा हुआ है, तभी रखिएगा जब वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से भागेगा आगे। तो मैं इससे पूछता हूं भाई इसका वेलोसिटी क्या है, तो हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है, यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर है, सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर है या सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, वो अपना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू u2, अपना वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज vcm। हो गया ये। मैं पूछता हूं इसी को, इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कहेगा u1 माइनस vcm, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये है अपना वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से ब्रेक करें। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, u1 माइनस vcm, ठीक, ओके। तो अब आप मुझे बताइए जरा इस v2c को जरा एलॉबरेट करें, दैट इज u2 माइनस vcm, ये है m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, इट इज vc2 v2c वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई करोगे m1 u2 और ये, तो u2 m2 इसके साथ कैंसिल होगा, सो वो हो गया m1 u2 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिलहाल मुझे मिल रहा है क्या, v2c, फिर मैं दिखूंगा v1c कैसे निकालूंगा, v2c इज इक्वल, इट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये खत्म हो गया ये और ये, तो m1 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा u2 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। फिलहाल मुझे ये मिला, ओके ओके। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज v1c, v1c velocity of first particle in the center of mass system, that is u1 minus vcm, that is u1 minus m1 u1 प्लस m2 u2 ये वाला बाय m1 प्लस m2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये m1 u1 कैंसिल होगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिलहाल ठीक चल रहा है। तो m1 v1, जस्ट ए मिनट, यहाँ ये m1 u2 m1 m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2, अच्छा तो अच्छा, ओके ओके ओके। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कौन सा चीज़ कैंसिल होगा, यहाँ ये कैंसिल होगा और कॉमन निकलेगा m2, कॉमन निकलेगा m2, लेकिन ये देखो मैं गलती तो हो रही थी कहीं, m1 u1 और ये m1 m2 ये 1 है, इसको जब ये दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ m2 कॉमन, इट इज़ u1 माइनस u2 बाय m1 प्लस m2। बताइए क्या सीखा आपने, आपको बताना होगा आपने क्या सीखा, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ये दो पार्टिकल्स, इसका वेलोसिटी v2c इज इक्वल टू m1 u2 माइनस u1 बाय m1 प्लस m2, और इसका वेलोसिटी v1c दैट इज m2 u1 माइनस u2 बाय m1 प्लस m2। क्या सीखा आपने यहां से, बताना पड़ेगा आपको। सेंटर ऑफ मास पर जब आप खड़े हो
आपको लगता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ u2 माइनस u1 है। अगर यह u2 माइनस u1 7 है तो u1 माइनस u2 माइनस 7 हो गया। नहीं समझे आप ना। देखो फिर से बताता हूं, अगर यहां वाला सपोज u2 माइनस u1 इज 10, तो बताइए u1 माइनस u2 क्या? वो तो माइनस 10 हुआ, क्योंकि u2 माइनस u1 इट इज u1 माइनस u2। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को क्या लगेगा, ये पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहली बात तो वो है। दूसरी बात क्या है, मुझे बताइए, ये जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्जर्वर, इनके लिए इन दो का टोटल मोमेंटम कितना है? व्हाट्स द टोटल मोमेंटम? चलो मैं यहां ही निकालूंगा टोटल मोमेंटम observed in the center of mass. Total momentum of the two bodies in the center of mass system, not outside, that is m1 u1 plus m2 u2. जो आउटसाइड सिस्टम है उसके लिए दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठकर इनका मोमेंटम निकालना चाहता हूं। देखो ये वेलोसिटी है किसका, किसका, m1 का, m1 का वेलोसिटी। बताइए मोमेंटम क्या है m1 का, बताइए, शाबाश। m1 इंटू v1c, दैट इज m2 u1 माइनस u2 बाय m1 प्लस m2 प्लस, बताइए इसका मोमेंटम। वेलोसिटी ये है, m2 ये है, m2 m1 u2 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस, ओ माय गॉड, जीरो, जीरो। देखो ये वो पॉजिटिव समझो, ये नेगेटिव, क्योंकि u1 माइनस u2, यहाँ u2 माइनस u1 है, माइनस कॉमन निकालो, वो भी यही होगा जो ये है। अब क्या सीखा आपने? अब मैं ही स्टेटमेंट देता हूं। द मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, ऑफ एवरी सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ any system, every system, in the center of mass coordinate system is 0. याद रखो, मैं लिखूंगा, this I will write. The momentum of the system of this system in the center of mass coordinates, in the center of mass coordinate system इज इतना बड़ा जीरो। याद रखने के लिए दिस वॉज ए लेक्चर दैट प्लीज डू इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। देखो यू सी, आई विल टेल यू वन थिंग, these entrance people, maybe they are preparing for IIT or maybe they are preparing for this NEET, they try to avoid derivations. या तो उन्होंने 11th 12th में डेरिवेशंस की हों तो अच्छा है, अगर नहीं की है तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो आई रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर इन द 8th क्लास से शुरू डेरिवेशन करते रहना है। डेरिवेशन में आदत डालो, डेरिवेशन में इंटरेस्ट डेवलप करो। डोंट ट्राई टू अवॉइड डेरिवेशंस बिकॉज सर्टन फिजिकल कॉन्सेप्ट्स आर अंडरस्टूड ड्यूरिंग द डेरिवेशन एंड समथिंग इज अंडरस्टूड एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन एज अ रिजल्ट, एज अ रेजिडुअल रिजल्ट. But sometimes you understand through the machinery of derivation as if physics, if you want to understand physics. और कभी कभी क्या होता है, जब मैं नीट की बात नहीं करूँगा, जो IIT के क्वेश्चंस होते हैं, जो IITians डिज़ाइन करते हैं पेपर, प्रोफेसर्स जो वहाँ IITians में बैठे होते हैं, वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिनका फिज़िक्स के साथ डीप रिलेशन होता है। और वहाँ आप इसीलिए जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो कितने ही मार्क्स किसी के भी कितने होते हैं, 25% जिसके मार्क्स होते हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स फेयर अच्छा नहीं करते, वजह है उनका वो मैथमेटिक्स ज़्यादा करते रहते हैं लेकिन फ़िज़िक्स जो है वो कम करते हैं, क्योंकि IITians जो होते हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स वहाँ से IIT में किया होता है, उनका फ़िज़िक्स बहुत एडवांस लेवल का होता है, वो टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं। सो थैंक यू फॉर watching my lectures and showing some interest in my lectures. I must thank you, but don't forget to subscribe to my channel @ Tantresar Physics Class. Thank you.